नमस्कार दोस्तों, द एक्सप्रेस स्टडी आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 12 के मैथ सब्जेक्ट मैथ सेट नंबर 2 का हम लोग सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग सेट 1 का देख चुके हैं। यदि आप नहीं देखें तो उसको भी देख लें। तो आप लोग देख सकते हैं ये क्लास 12 है, आपका सब्जेक्ट मैथ है और आपका सेट 2 है। उसके बाद इंट्रोडक्शन, तो जितना भी इसका निर्देश दिया हुआ है तो निर्देश तो आप लोग सब फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। और आपका समय 1.5 घंटा रहेगा, सभी में भी फुल मार्क्स आपका 40 है और 40 प्रश्न भी है। तो आप लोग देखिए 40 प्रश्न है तो मैथ है। तो मैथ में क्या होता है कि डायरेक्ट अगर आप लोगों को बता देंगे तो शायद समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आप लोगों को पूरा डिटेल के साथ मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। इससे पहले पहला सेट में कुछ वीडियो में डायरेक्ट आंसर बता दिए तो बोला कि नहीं, सो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट किए कि नहीं उसको एक्सप्लेन करके बताइए। तो हो सके वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन मैं पूरा उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पूरा डिटेल के साथ बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। आइए मैं आप लोगों को बताता हूं। तो आप लोग देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि एक समुच्चय यानी रिलेशन फंक्शन का, ये पहला चैप्टर का ये क्वेश्चन है। एक रिलेशन है, एक समुच्चय ए 1 2 3 4 5 एक संबंध आर निम्न प्रकार से परिभाषित है। और ये आप लोग आर का मतलब रिलेशन दिया हुआ है, संबंध दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए तथा एक्स लेस देन वाई, यानी एक्स का वैल्यू लेस देन वाई होगा। तो बोला आर है, तो आर क्या है? आपको रिफ्लेक्सिव पूछा है, साइमेट्रिक पूछा है, ट्रांजिटिव पूछा है, नन ऑफ दिस। तो आपको सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि साइमेट्रिक क्या है, सॉरी रिफ्लेक्सिव क्या है, साइमेट्रिक क्या है, ट्रांजिटिव क्या है। रिफ्लेक्सिव का मतलब समतुल्य, सममित, संक्रामक, ये सब संबंध है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये चीज़ अगर जान जाएंगे तो ये भी देखिए हर मॉडल सेट में आप लोग को रिलेशन फंक्शन में ये समतुल्य संबंध से पूछा गया है। सम्मित संबंध, संक्रामक संबंध, समतुल्य संबंध, ये चीज़ पूछा गया है। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका जानकारी दे देता हूँ कि समतुल्य संबंध क्या है, सम्मित संबंध क्या है, संक्रामक संबंध क्या है, क्योंकि हर मॉडल सेट में पूछा जा रहा है। तो थोड़ा सा आप लोग भी जान लीजिए। अगर पहले से भी जान रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप लोग थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। आप लोग इसको जरूर देखिए और उम्मीद करते हैं कि वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। तो आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट के साथ मैं बताऊंगा। वीडियो चाहे जितना भी लंबा हो जाए, पूरा डायरेक्ट आंसर मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैथ में डायरेक्ट आंसर बताने से नहीं होगा। चलिए आइए मैं आप लोगों को पूरा समतुल्य संबंध, सम्मित संबंध, संक्रामक संबंध का कुछ जानकारी दे देता हूँ कि आखिर किसे कहते हैं। तो देखिए रिलेशन फंक्शन जो है, रिलेशन फंक्शन का ये चैप्टर है। तो इसमें रिलेशन 4 प्रकार का होता है, मेनली 4 प्रकार का टोटल होता है। तो पहला होता है समतुल्य संबंध, उसको हम लोग इंग्लिश से कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसको कहते हैं? मान लेते हैं कि कोई सेट ए है, सेट ए के सभी अवयव ए आर का अवयव हो। आप लोग अगर समझ में नहीं आए तो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ कि जैसे मान लेते हैं कि कोई सेट है, इसमें से जैसे कोई सेट है ए, जैसे आप लोग देख रहे हैं कि एक सेट ए है, इसमें से एलिमेंट क्या है इसके अंदर में 1 2 3 है, 3 एलिमेंट्स उपस्थित है। तो बोल रहा है रिलेशन जो बोल रहा है कि अगर कोई इसके ऊपर, इससे हम लोग अगर रिलेशन बनाए हैं तो बोल रहा है कि यदि इसमें एलिमेंट अगर ए उपस्थित है, यानी जैसे 1 उपस्थित है, तो बोल रहा है कि इसका 1 1 भी अपने आप पर ही समतुल्य होना चाहिए, यानी अपने आप को तुलना करके भी एक रिलेशन होना चाहिए। तो जैसे देखिए 1 1 है तो यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर एक 1 1 भी उपस्थित होना चाहिए। जैसे 2 है तो 2 2 भी उपस्थित होना चाहिए। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि 2 2 इसमें उपस्थित। यहाँ पर 2 2 उपस्थित होना चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं जैसे मान लें यहाँ सेट एलिमेंट, यहाँ पर जैसे सेट है तो इस सेट में एलिमेंट क्या है? 2 है। तो रिलेशन में आपका 2 2 भी होना अनिवार्य है। जैसे आप लोग यहाँ सेट है तो 2 2 भी होना अनिवार्य है। अगर यहाँ 3 है तो आपका यहाँ से रिलेशन में आपका 3 3 भी रहना अनिवार्य है। यदि अगर है तभी आपका होगा, उसको क्या बोलेंगे? रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, यानी यह आपका कैसा संबंध है? समतुल्य संबंध है। अब समतुल्य का मतलब अपने आप में इसको संबंध कर रहा है। जैसे मान लें कि
अगर मान ली कोई सेट है, और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कोई सेट है, इसमें आपका ए है और बी है, तो अगर रिलेशन हम बनाए तो ऐसा रिलेशन होना चाहिए सौतुल्य होने के लिए कि इसमें ए भी होना चाहिए और आपका बी भी होना चाहिए, तब हम इसको बोलेंगे क्या है, सौतुल्य संबंध है। उसी प्रकार से और एक हम रिलेशन को यहाँ लेकर के दिखाएं, तो आप इस रिलेशन को ध्यान से देखिए। जैसे मान लेते हैं कि एक रिलेशन इसी से बनाए हैं, इसी से एक रिलेशन बनाए, जैसे 1 1 है, 2 2 है, 2 3 है, 1 3 है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि एलिमेंट क्या है, सौतुल्य होने के लिए क्या होना चाहिए, अपने आप में सौतुल्य होना चाहिए। तो 1 है तो 1 1 भी उपस्थित है। चलिए अगला एलिमेंट के लिए देखते हैं, यहाँ 2 है तो 2 2 भी उपस्थित है, 3 है तो यहाँ पर 3 3 आपको उपस्थित होना चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ 3 3 उपस्थित नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर कारण लिखे हैं कि 3 बिलोंग्स टू ए, मतलब 3 जो है सेट ए में उपस्थित है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि सेट 3 में उपस्थित है, बट 3 3 इज नॉट बिलोंग्स टू R2, माना R2 माना रिलेशन का नाम दे दिए, R भी लिख सकते हैं, R2 दे दिए, एक रिलेशन यहाँ था, एक रिलेशन यहाँ था, इसलिए हम R1 R2 बोल दिए। तो हम यहाँ क्या लिखे हैं कि 3 3 नॉट बिलोंग्स टू R2, मतलब R2 में जो है ये रिलेशन जो लिखे हैं इसमें आपका 3 3 उपस्थित नहीं है, इसलिए R2 इज नॉट रिफ्लेक्सिव, यानी हम इस संबंध को, यहाँ जो आप संबंध लिखे हैं इस संबंध को हम सौतुल्य संबंध नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जितना भी एलिमेंट्स अगर सेट में उपस्थित है सभी का वो अपने आप में तुलना नहीं कर रहा है। चलिए और एग्जांपल देंगे तो वो समझ में आ जाएगा। चलिए अब अगला ये हो गया सौतुल्य संबंध। चलिए अगला संबंध क्या है, सम्मित संबंध, ये दूसरा नंबर पे होता है सम्मित संबंध, इसको कहते हैं साइमेट्रिक रिलेशन। तो साइमेट्रिक रिलेशन क्या है कि साइमेट्रिक रिलेशन बोल रहा है कि यदि अगर कहीं पर जैसे आपका रिलेशन दिया हुआ है, तो रिलेशन में अगर आपका ए और बी उपस्थित है तो बराबर उसी रिलेशन में आपका बी ए भी उपस्थित होना चाहिए, तब हम उसको बोलेंगे सम्मित संबंध, यानी अपना जस्ट उसका अपोजिट, यानी ए बी है तो बी ए भी होना उपस्थित है, अगर बी ए उपस्थित नहीं है उसको हम साइमेट्रिक नहीं बोलेंगे। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बोला है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, तो बोला है कि बी ए भी बिलोंग्स टू आर, यानी ए बी अगर रिलेशन में उपस्थित है, आर मतलब रिलेशन में अगर उपस्थित है ए बी, तो बोला है कि उसका जस्ट अपोजिट उल्टा, यानी बी ए भी उसी रिलेशन में उपस्थित होना चाहिए, तब हम उसको क्या बोलेंगे, सम्मित संबंध बोलेंगे। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि रिलेशन एक लिए हैं, एक रिलेशन लिए गए हैं, तो इस रिलेशन को ध्यान से देखिए, तो इसमें 1 1 है, 2 2 है, 1 2 है, 1 3 है। आप रिलेशन कुछ भी बना सकते हैं, ये नहीं कि हम कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन हमको क्या दिखाना है, सम्मित संबंध है या नहीं है। तो हम लोग नियम कहता है कि इसमें अगर ए है, जैसे ए है तो उसका उल्टा भी होना चाहिए। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि अगर 1 है तो 1 1, इसका उल्टा तो सेम एलिमेंट्स में नहीं पता चलेगा। चलिए इसमें देखते हैं कि आप यहाँ देख सकते हैं कि क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 2 है, ये आपका 1 2 उपस्थित है, 1 2 है लेकिन इसमें 2 1 उपस्थित, 1 2 है लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि 2 1 उपस्थित नहीं है। तो चलिए 2 1 उपस्थित नहीं, तो हम यहाँ इसमें लिख देते हैं इसको सम्मित करने के लिए 2 1। यहाँ देखिए 1 3 है तो आप यहाँ देख सकते हैं 3 1 भी है, यानी जो एलिमेंट रहे उसका ऑपोजिट भी रहना चाहिए। जैसे यहाँ 2 1 है तो आपका यहाँ 1 2 भी है, यहाँ पर 1 3 है तो आपका 3 1 भी है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, और इसको बोलेंगे आर इज साइमेट्रिक रिलेशन, यानी आर कैसा संबंध है, एक साइमेट्रिक रिलेशन है, यानी सम्मित संबंध है। जैसे और एक हम रिलेशन को लिए, देखिए यहाँ पर जैसे इसमें क्या है, इसमें है 1 1 2 2 3 3 1 4 4। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि सबका अपोजिट, सेम एलिमेंट में तो अपोजिट करेंगे, उल्टा करेंगे तो वही चीज़ होगा। इसमें आपके ध्यान दे दीजिए, यहाँ 1 है तो 1 4, यहाँ 1 4 है तो यहाँ 4 1 भी है, तो यानी चलिए ये तो अपने आप में है, उल्टा है, उसका अपोजिट है। लेकिन यहाँ 2 3 है तो 2 3 है तो यहाँ पर आपका इस रिलेशन में आप देखिए कहीं पर 3 2 भी होना चाहिए, तब हम इसको बोलेंगे कि ये सम्मित है। लेकिन आपका यहाँ 3 2 उपस्थित नहीं है, इसमें कहीं भी आप देख सकते 3 2 नहीं है। तो हम इसीलिए यहाँ लिखे हैं क्या कि 2 3 बिलोंग्स टू आर, मैंने 2 3 बिलोंग्स टू आर का मतलब हुआ कि 2 3 उपस्थित है, इसमें 2 3 उसमें उपस्थित है। इसको हम मिटा देते हैं, 2 3 जो उपस्थित है, लेकिन बट 3 2 इज नॉट बिलोंग्स टू R2, माना R2 जो यहाँ पर R2 मतलब लिख दिए, माना जैसे रिलेशन दो जब रिलेशन लेते हैं तो R1 R2 बोल दिया जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, यानी R ही है, समझ लीजिए क्या है, R ही है। तो हम यहाँ लिखे हैं कि 3 2 नॉट बिलोंग्स टू R, मतलब यहाँ पर जो इस रिलेशन जो आपको दिया गया है इसमें आपको 3 2 उपस्थित नहीं है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, R2 इज नॉट साइमेट्रिक रिलेशन, यानी R2 क्या है, साइमेट्रिक रिलेशन नहीं है। क्यों?
ये रिलेशन आपको सिमेट्रिक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो कंडीशन कह रहा है कि अगर कोई 1 2 है तो आपका 2 1 भी होना उपस्थित, यानी जस्ट उसका अपोजिट भी रहेगा, तब उसको बोलेंगे सममित संबंध। चलिए और आगे इसको संक्रामक संबंध, तीसरा नंबर। संक्रामक संबंध किसको करेंगे? तो संक्रामक संबंध है जिस संबंध में ए बी है। मान लेते हैं कि कोई एक उसमें ए बी है, उसमें उस रिलेशन में ए बी एलिमेंट उपस्थित है, तो उसी में और एक दूसरा रिलेशन आप ढूंढिए जो कि आपका यहाँ पर बी से लास्ट हुआ है, तो आपको बी से शुरुआत, बी से स्टार्ट होने वाला है कोई एक एलिमेंट्स ढूंढिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ एक बी सी ले लिए, तो बी सी ले लिए तो आपका यहाँ कॉमन कौन है? बी और बी यहाँ कॉमन है, तो ये दोनों को आप ड्रॉप कर दीजिए, यानी दोनों को आप समझ लीजिए, दोनों को हटा दिए, तो क्या बचेगा? ए सी बचेगा। तो आपका ए सी भी उसी रिलेशन में उपस्थित होना चाहिए। जैसे कि आप लोग दिखा सकते हैं कि यहाँ रिलेशन यहाँ बता रहे हैं, तो इस रिलेशन में क्या है कि यहाँ 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ये 1 1, ये 1 1 1 2 2 2 2 2 1। तो आप लोग देख सकते हैं कि 1 1 1 1 क्या है? 1 1 रिलेशन में उपस्थित है। ये इसको हम लोग रिलेशन बोले, इसको क्या है? ये एक रिलेशन है। तो ये 1 1 उपस्थित है, तो 1 से स्टार्ट होने वाला कोई दूसरा एलिमेंट लिए, जैसे यहाँ 1 2 लिए, 1 2 भी लिए, तो बोल रहा है कि 1 1 और 1 2 दोनों रिलेशन में ही उपस्थित है, लेकिन ये R2 लिखा गया है, तो दोनों उपस्थित है, लेकिन बोल रहा है कि 1 2 भी, यानी जो कॉमन हो, तो कॉमन आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि 1 1 कॉमन आ जाएगा, ये 1 और ये 1 दोनों को हटा दिए, तो ये 1 और 1 2 बच गया, तो यानी 1 2 भी इसी रिलेशन में उपस्थित है, आप लोग देख सकते हैं। चलो उसमें अगर दिक्कत हुआ तो अगला वाला देखते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 1 2, आपका 1 2 उपस्थित है, उपस्थित इस रिलेशन में है, तो बोल रहा है कि ऐसा एलिमेंट्स के चुनिए जो 2 से शुरू हो, माने जिससे लास्ट हो उसी से शुरू हो। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये 2 से शुरू हो रहा है, तो 2 1 यहाँ पर है कि नहीं? हाँ, तो है। अब बोल रहा है कि सेम एलिमेंट को ड्रॉप कर दीजिए, तो सेम एलिमेंट यहाँ मान लीजिए 2 2 को ड्रॉप कर दिए, तो वो क्या बचेगा? 1 1। तो आप लोग यहाँ 1 1 बचा, तो बोल रहा है कि 1 1 भी उपस्थित इसमें होना चाहिए। इसी को बोलते हैं संक्रामक, यानी जैसे संक्रमण कैसे फैलता है एक दूसरे की ओर, उसी प्रकार से तो यहाँ पर 1 1 भी उपस्थित है, इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन है, यानी संक्रामक संबंध है। अब है अगला रिलेशन, एक है समतुल्य संबंध, समतुल्य संबंध या तुल्यता संबंध, जिसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन किसको कहते हैं? जो रिलेशन समतुल्य भी हो, सममित भी हो, संक्रामक भी हो, अगर तीनों को अगर फॉलो कर रहा है तो हम उसको सीधा सीधे बोलेंगे ये कैसा है? इसको बोलेंगे कि तुल्यता संबंध है। यानी तीनों अगर रिलेशन, अगर एक ऐसा संबंध जिसमें अगर तीनों को सेटिस्फाई करता है तो उसको हम लोग तुल्यता संबंध कहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जानकारी जो दिए गए इसको तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आइए बिना देर के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ पर आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, उसी प्रकार से देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे एक रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन नहीं है सेट दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 है। अब बोल रहा है कि उससे एक रिलेशन दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं कि आप एक रिलेशन दिया हुआ है। तो ये रिलेशन में क्या क्या दिया हुआ है? बोल रहा है कि एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। बोल रहा है कि यहाँ पर जो भी आप एलिमेंट्स लिखेंगे वो ए का होना चाहिए, एक इससे बाहर नहीं होना चाहिए, ये चीज़ कह रहा है। बोल रहा है तथा संबंध आपको किसके बनाना है? आपको ऐसा संबंध बनाना है जो एक्स ये मैंने एक्स छोटा हो और वाई बड़ा हो, यानी एक्स छोटा हो वाई से, यानी आप ऐसा सोचिए कि वाई बड़ा हो एक्स छोटा हो, ऐसा संबंध एलिमेंट रिलेशन एक लिखिए यहाँ पर खोज करके। तो मान लेते हैं कि हम इससे रिलेशन क्या क्या बना सकते हैं, इससे कंडीशन को फॉलो करते हुए हम क्या क्या रिलेशन बना सकते हैं। मान लें हम यहाँ पर लिख दिए 1, तो 1 लिख दिए, तो आपका यहाँ क्या होना चाहिए? वाई की जगह पर बड़ा होना चाहिए, तो हम यहाँ पर 1 2 भी लिख सकते हैं। 1 के बाद क्या लिख सकते हैं? 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि मेरा ये मेरा जो सेकेंड ऑर्डर जो है, सेकेंड एलिमेंट्स जो है वो बड़ा होना चाहिए, तो वाई मेरा बड़ा है, तो हम इसको 1 4 भी लिख सकते हैं, 1 5 भी लिख सकते हैं। अगर हम 2 को लेंगे तो हम लोग क्या 2 1 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? कि 2 1 मेरा यहाँ पर नहीं रख सकता है, क्योंकि मेरा कहीं बोल ही दिया है पहले कि आप जब भी लिखें तो आपका इससे ये बड़ा होना चाहिए, यानी पहला सेकेंड वाला से पहला बड़ा होना चाहिए, इसलिए हम उसको 2 1 नहीं लिख सकते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर 2 3 लिखेंगे, और आगे हम क्या लिख सकते हैं? 2 4 लिख सकते हैं, 2 5 लिख सकते हैं, 2 5 लिख सकते हैं। अगर और आगे हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? और आगे हम लिखना चाहें तो और क्या लिख सकते हैं? जैसे हम लोग लिख देंगे 2 5 तक लिखे। अगर 3 लें तो 3 के बाद हम 1 नहीं लिख सकते, क्योंकि मेरा ये
इससे छोटा नहीं है, ये मेरा बड़ा है। और हमको क्या होना चाहिए, ये सेकंड ऑर्डर जो ये वाला इस साइड में जो भी लिखेंगे हम उसको क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, इससे बड़ा लिखिए तो 3 4 लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, 3 5 लिखेंगे। अब तो कोई एलिमेंट्स नहीं, चलिए 4 से लिखते हैं। तो 4 क्या हो जाएगा, 4 1 नहीं लिख सकते हैं, 2 भी नहीं लिख सकते क्योंकि ये छोटा हो जाएगा। लेकिन ये साइड में जो भी एलिमेंट्स लिखेंगे क्या होना चाहिए, बड़ा। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 4 5 हो जाएगा, 4 5 हो जाएगा। अब आप इसमें 5 5 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए, इससे ये क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। चलिए अब एक इससे एक रिलेशन तैयार हो गया। अब हमको ये चीज़ देखना है कि क्या ये रिलेशन जो तैयार हुआ क्या ये समतुल्य है या सममित है या संक्रामक है या इनमें से कोई नहीं है। तो इसमें आप पहले से हम टिक लगा दिए थे, ये टिक नहीं होगा। चलिए तो सबसे पहले आपको चेक करना होगा। देखिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसीलिए थोड़ा सा लेट हो रहा है। अगर मैं डायरेक्ट टिक लगा दूंगा तो ये 10 मिनट का काम फटाफट टिक लग जाएगा, लेकिन आप लोग को बता रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा हो सकेगा कि वीडियो लंबा हो सकता है, तो इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। बिल्कुल घबराना नहीं, आप लोगों का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर एक सेट को अगर बढ़िया अच्छी तरह से समझ गए तो आप सभी सेट को अच्छी तरह से बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं कि समतुल्य है या नहीं है। तो समतुल्य का मतलब साइमेट्रिक, उसको क्या कहते हैं, साइमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। आप लोग देख सकते हैं क्या कहते हैं, सॉरी रिफ्लेक्सिव कहते हैं। तो हम लोग रिफ्लेक्सिव को पहले चेक करते हैं कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव हम लोग चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव एलिमेंट क्या कहता है, तो रिफ्लेक्सिव अभी आप लोगों को बताए थे कि रिफ्लेक्सिव जो है आप लोग तुरंत रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि रिफ्लेक्सिव कहता है कि अगर मान लो कि 1 अगर उपस्थित है तो 1 1 भी होना चाहिए, अगर 2 उपस्थित है तो 2 2 होना चाहिए। यानी देखिए आप लोग देख सकते हैं तो ये होना चाहिए। तो हम लोग चेक करते हैं, देखिए तो यहाँ पर क्या वैसा एलिमेंट है, तो यानी साइमेट्रिक हम लोग लिखना चाहेंगे। तो समतुल्य संबंध कहता है कि यदि एलिमेंट्स में 1 है तो 1 1 इस रिलेशन में 1 1 भी उपस्थित होना चाहिए। अगर 2 यहाँ पर है तो इसमें इस रिलेशन में 2 2 होना चाहिए। क्या ऐसा यहाँ पर रिलेशन में है, नहीं है। क्यों, क्योंकि मेरे हमको पहले ही कंडीशन डाल दिया है कि यहाँ पर एक्स का जो वैल्यू होगा y से छोटा होगा। तो हम इक्वल वाला साइन तो लिख ही नहीं सकते वो इक्वल एलिमेंट्स को, इसीलिए मेरा ये समतुल्य संबंध नहीं होगा। चलिए अब सममित संबंध पे चलते हैं। तो सममित संबंध कहता है कि क्या कहता है कि अगर ए भी उपस्थित है तो बी ए भी उपस्थित होना चाहिए, यानी जस्ट उसका उल्टा। तो देखते हैं कि यहाँ 1 2 है तो 1 2 है तो क्या 2 1 उपस्थित है कहीं पर, नहीं है। यानी जस्ट उसका उल्टा ऑपोजिट उल्टा नहीं है, क्योंकि अगर 1 2 अगर है तो ये इससे बड़ा ये छोटा है। लेकिन अगर हम 2 1 लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये छोटा हो गया ये बड़ा हो गया। लेकिन हमको पहले ही बोल दिया कि ये बड़ा हमेशा होना चाहिए, इसलिए मेरा यह सममित संबंध भी नहीं है। आप लोग देख भी सकते हैं कि 1 2 है, लेकिन इस सममित संबंध कहता है कि अगर ए बी लिखें तो बी ए भी उपस्थित होना चाहिए, जस्ट उसका उल्टा। तो 1 2 लिखे थे 2 1 उपस्थित नहीं, इसलिए भी नहीं होगा। अब चलिए संक्रामक। तो संक्रामक संबंध क्या कहता है, संक्रामक संबंध कहता है कि अगर हम 1 2 लिए तो एक और ले लीजिए, जैसे हम 2 1 लिख ले लिए, 2 1 को नहीं, उससे उसी से स्टार्ट होने वाला, तो वह 2 से स्टार्ट होने वाला, तो 2 से स्टार्ट होने यानी जिससे लास्ट हो रहा है उसी से स्टार्ट होने वाला है लीजिए। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ 2 3 ले लिए, 2 3। तो अब जो कॉमन है उसको ड्रॉप कर दीजिए। तो कॉमन कौन है, 2 है, यहाँ पर भी 2 है कॉमन और यहाँ पर भी, दोनों को हटा दीजिए तो कौन बचेगा, तो बचेगा 1 3 बचेगा। तो अब ये देखिए कि अगर 1 3 इसमें उपस्थित है क्या नहीं, तो उपस्थित है, देख सकते हैं। अब इसी प्रकार से किसी को भी अगर लेकर के चेक कर सकते हैं। जैसे मान लेते हम चेक करते हैं क्या, दूसरा एक ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 3 4 लिए और एक हम दूसरा लेना पड़ेगा। अब जैसे 4 से लास्ट होने वाला इस स्टार्ट होने वाला, तो 4 5 ले लेते हैं, 4 5 ले लिए। अब दोनों में कॉमन कौन है, 4 4 कॉमन है, तो दोनों 4 4 हटा दिए तो कौन बचा, 3 5 बचा। क्या 3 5 इसमें उपस्थित है, तो 3 5 भी उपस्थित है, देख सकते हैं। इसका मतलब आपका क्या है, समतुल्य भी नहीं है, सममित नहीं है, लेकिन आपका क्या है, ये संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को, क्योंकि इतना डिटेल से इसलिए बताइए क्योंकि हर सेट में ये चीज़ पूछा जा रहा है। चलिए सेकंड नंबर में, सेकंड नंबर में देखिए फिर उसी से पूछ दिया गया है कि आपको फिर से एक दिया हुआ है कि 2 4 6 8 दिया हुआ है और इसमें एक रिलेशन दे दिया। इसमें ऑलरेडी पहले से रिलेशन दिया है, इसमें पूछा गया है ए द्वारा परिभाषित क्या है, संबंध पूछा गया। देखिए बिल्कुल एकदम सेम क्वेश्चन। तो समतुल्य, समतुल्य में क्या कहता है, समतुल्य में कहता है अगर ए उपस्थित है तो ए भी होना चाहिए, यानी उसी का सममित। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ 2 है तो क्या 2 2 उपस्थित है, नहीं है, तो इसका मतलब समतुल्य नहीं है।
सम्मित संबंध क्या कहता है? सम्मित संबंध कहता है कि अगर ए है, ए बी उपस्थित है तो बी ए भी उपस्थित होना चाहिए। तो क्या आप लोग उस तरह उल्टा देख रहे हैं? 2 4 तो 4 2, अच्छा ठीक है, यहाँ पर है 4 4 6 यहाँ उपस्थित है, 6 4 भी है तो ये भी है। तो इसका मतलब सम्मित संबंध तो है। संक्रामक, तो संक्रामक आप लोग देख सकते हैं कि संक्रामक मान लेते हैं। संक्रामक संबंध अगर 2 4 है तो 4 2 से स्टार्ट होने वाला, 4 2 से स्टार्ट होने वाला, मान ले 4 2 ले लिए, 4 से स्टार्ट होने वाला, तो इसको दोनों को ड्रॉप कर दिए, मान ले किसी एलिमेंट को, तो 2 2 बचा, तो 2 2 बच गया। तो मेरा क्या 2 2 इसमें एलिमेंट है? नहीं, तो यानी आपका संक्रामक नहीं है, आपका सिर्फ क्या है? सम्मित संबंध है। क्या है? सम्मित संबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फिर यहाँ वही चीज दिया है, देखिए एक आप लोग को थोड़ा सा डिफिनेशन को बता दिए तो देखिए आप लोग को सारा यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। आप लोग देखिए फिर से यहाँ पर एक रिलेशन दे दिया है, देखिए ध्यान से, आपको यहाँ पर दिया हुआ है ए पी क्यू आर। आपको यहाँ पूछा है कि कौन तुल्यता संबंध है? तुल्यता संबंध। और तुल्यता संबंध किसको कहते हैं? जो तीनों संबंध को ही करता है, जैसे साइमेट्रिक हो, साइमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, उसके बाद आपका ट्रांजेटिव, तीनों अगर सेटिस्फाई हो तब हम उसको क्या कहते हैं? तुल्यता संबंध कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव क्या कहता है? तो रिफ्लेक्सिव हमको कहता है क्या कि अगर ए है तो ए उपस्थित होना चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं क्या यहाँ पर पी है, आप लोग यहाँ देख रहे हैं, क्या पी कहीं है? नहीं, इसका मतलब ये नहीं होगा। बी नंबर देखते हैं, चलिए इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। चलिए बी में देखते हैं कि R2 रिलेशन में, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ P है, तो कहीं PP है? नहीं, कहीं PP नहीं है। Q है? Q भी नहीं है। हमको अगर P है तो रिफ्लेक्सिव कहता है कि अगर P है, P अगर एलिमेंट कोई सेट में है तो रिलेशन में उसका उपस्थित होना चाहिए। कि क्या रिलेशन में उपस्थित होना चाहिए? PP दोनों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका उपस्थित नहीं है, यानी ये भी आपका नहीं होगा। C नंबर में देख रहे हैं कि PP उपस्थित है, Q भी है, R भी है, तो इसका मतलब हो सकता है, ये आपका हो सकता है। देखते हैं और चेक करके देखते हैं, यानी आपका तो सिमेट्रिक तो हो ही गया, यानी रिफ्लेक्सिव तो हो गया, रिफ्लेक्सिव आपका है, यानी रिफ्लेक्सिव आपका है, यानी इसमें आपका चेक करने पर रिफ्लेक्सिव मतलब सौतुल्य संबंध तो आपका इसमें है, इसमें सौतुल्य संबंध है। सौतुल्य मतलब ए अगर उपस्थित है तो आपका ए भी उपस्थित होना चाहिए, तो यानी उसी का संबंध। तो आप लोग देख सकते हैं PP भी है, Q भी है, RR भी है, तो है। चलिए अब है रिफ्लेक्सिव के बाद साइमेट्रिक। साइमेट्रिक का हो गया सम्मित संबंध। तो सम्मित संबंध कहता है कि अगर ए है तो उसका ए बी है तो ए भी उपस्थित होना चाहिए। तो चेक कीजिए, यहाँ P है तो इसका उल्टा करेंगे तो उल्टा ही हो जाएगा, Q को उल्टा करेंगे वही चीज़ होगा RR को। तो यहाँ PQ है तो PQ उपस्थित है तो QP भी होना चाहिए। PQ अगर है तो उसका साइमेट्रिक कहता है कि अगर PQ उपस्थित है तो QP भी उसी रिलेशन में उपस्थित होना चाहिए। तो QP आपका रिलेशन उपस्थित नहीं है, इसलिए ये भी आपका नहीं होगा, यानी आपका साइमेट्रिक संबंध नहीं हुआ। तो साइमेट्रिक संबंध नहीं हुआ तो आपका इसमें पूछा क्या है? तुल्यता संबंध। तो तुल्यता संबंध आपका एक भी रिलेशन तुल्यता संबंध नहीं है, एक भी आपका तुल्यता संबंध नहीं है। तो आपका हो जाएगा ये नन ऑफ दी हो जाएगा, इसमें आपका नन ऑफ दी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर देखते हैं। अब देखिए इसमें दिया हुआ है, इसमें आपको दिया हुआ है कि fx इक्वल टू दिया हुआ है x²। तो आपको यहाँ पर क्या और gx का वैल्यू दिया हुआ है, gx का वैल्यू दिया हुआ है sin x। तो बोला है क्या? g ऑपरेशन f, यानी g ऑपरेशन f, g ऑफ f बराबर व्हाट, ये चीज़ आपको निकालने के लिए बोला है, ये आपको फाइंड करने के लिए बोला है। तो सिंपल सा है कि g ऑपरेशन f दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर मान लीजिए कि आपका क्या है, इस जगह मान लीजिए कि fx है और fx उपस्थित है। आप ऐसा सोचिए ना, तो अब यहाँ पर क्या ऑपरेशन ब्रैकेट डाल देते हैं। fx का वैल्यू कितना है, यानी ऑपरेशन का मतलब ब्रैकेट डाल दिए, और fx का यहाँ पर fx का यहाँ इधर से रिलेशन वैल्यू को बैठाते चलिए fx, तो fx का यहाँ वैल्यू कितना है x²। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए x²। अब इस x² को आप लेट कर लीजिए,
इस एक्स स्क्वायर को लेट कर लीजिए, मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर टू इक्वल टू मान लेते हैं वाई बोल दीजिए, मान लेते हैं कि वाई बोल दिए, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, इस जगह पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर जी वाई हो जाएगा, जी वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी वाई हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ जी एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है, जी एक्स का वैल्यू साइन एक्स दिया है, यानी जब हम यहाँ जी है और यहाँ एक्स है तो साइन एक्स हुआ, यानी यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर भी एक्स ही है, कोई चेंजिंग नहीं। तो यहाँ पर उसी प्रकार से जी वाई है, तो जी वाई है तो यहाँ क्या होना चाहिए, वही चीज़ होगा, सिर्फ यहाँ पर एक्स के जगह पर वाई हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा साइन वाई हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग वाई का वैल्यू को मान लिए थे, क्या माने थे एक्स स्क्वायर, इसलिए तो क्या हो जाएगा साइन वाई के जगह पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। याद रखिएगा साइन में स्क्वायर नहीं है, एक्स में स्क्वायर है, तो आप लोग कौन सा ऑप्शन होगा, तो देख सकते हैं कि कंफ्यूज करवाने के लिए आप लोग क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर भी दे दिया है। तो याद रखिएगा कि साइन एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, ये साइन में स्क्वायर है और ये एंगल में स्क्वायर है, दोनों आपस में कभी बराबर नहीं हो सकता है। आपका कौन सा होगा ये, इसलिए ये भूल से गलती बी नंबर नहीं होगा, ये आपका क्या होगा 4 का ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हो जाएगा, यहाँ पर पूछा है क्या एफ एक्स इक्वल टू 2x, तो एफ का वैल्यू क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू 2x दिया हुआ है, ये चीज़ दिया हुआ है। तो आप लोग ये आपका हो जाएगा क्या, ये आपका हो जाएगा अकेक है, ये जो आपका फंक्शन जो होगा अकेक है, लेकिन आपका आच्छादक नहीं होगा। अकेक फंक्शन तो होगा, अकेक फलन होगा, 1 होगा, लेकिन आपका आच्छादक नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ये आप लोग देख लीजिएगा, ये आपका जो है एनसीईआरटी का आपका चैप्टर रिलेशन फंक्शन का आपका दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर आपका दिया हुआ है 8 में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आपको लोग को दिया है, देख लीजिएगा। आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अकेक लेकिन आच्छादक नहीं, लेकिन यहाँ आपका यहाँ क्या बोला, वो दूसरा नंबर बोला अकेक आच्छादक, तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए, ये लिखा है निम्नलिखित में कौन सा फलन व्युत्क्रमणीय है, माने व्युत्क्रमणीय का मतलब इन्वर्स कौन निकल सकता है। तो 6 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें पूछा है कि इन्वर्स, व्युत्क्रमणीय का मतलब इन्वर्स, तो इन्वर्स कौन देगा। तो याद रहे इन्वर्स वही फंक्शन देता है जिसका प्रतिबिंब बनता है। देखिए आप लोग को फिगर बना के दिखाते हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है फर्स्ट में बनाते हैं, ये फर्स्ट नंबर में, तो इसमें एक इसका इमेज बनाते हैं, तो ये है 1 2 3 4 है, और इधर क्या है 10 है। तो ये जो दिया ये क्या करेगा, संबंध बना रहा है, 1 किसके साथ बना रहा है, यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ है 1 10 के साथ, तो 1 ये 10 के साथ बना दिया। अब ये 2 किसके साथ 10 के साथ, 10 के साथ ये बना दिया, 3 भी 10 के साथ, 4 भी 10 के साथ। तो याद रखिए व्युत्क्रमण इन्वर्स उसी का फंक्शन का निकलता है जो अकेक आच्छादक हो, यानी एक एक करके वो किसी को तीर लगना चाहिए, एक एक करके उसका तीर लगना चाहिए। यहाँ पर एक ही एलिमेंट पर सारा जाकर के प्रतिबिंब बना रहा है, इसीलिए ये आपका ये 1 नंबर आपका नहीं होगा इसका व्युत्क्रमण। तो चलिए ए नंबर नहीं होगा, ये आपका नहीं होगा, बी नंबर। चलिए तो बी में आपका बिना बनाते हैं फिगर बनाते हैं, एक एक करके फिगर बनना चाहिए, उसी का आपका इन्वर्स नहीं प्राप्त होगा। यहाँ पर 5 है 6 है 7 8, यहाँ पर क्या है 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पर रिलेशन दिया 5 4 के साथ, तो 5 आपका रिलेशन बना रहा है 4 के साथ, ठीक। उसके बाद आपका क्या दिया हुआ है 6 3 के साथ, तो 6 आपका 3 के साथ बना रहा है, ठीक। यहाँ पर एक एक करके ही बन रहा है। 7 4 के साथ आपका 7 फिर 4 के साथ बना दिया, तो ये भी आपका नहीं होगा। इन्वर्स उसी फंक्शन का प्राप्त होता है जो अकेक होता है, अकेक तथा आच्छादक, यानी ऑन 1 ऑन 2 फंक्शन होना चाहिए, यानी सबका एक एक प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 4 पर जो है डबल फिगर प्रतिबिंब बन गया, यानी 5 का भी प्रतिबिंब 4 पर बन रहा है, 7 का भी, इसीलिए ये भी आपका नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी भी नहीं होगा। चलिए सी नंबर, तो सी नंबर का बनाते हैं, एक ये है 2 है 3 है 4 5, इधर बनाते हैं, यहाँ पर 2 नहीं
ये आपका हो जाएगा 7, 9, 11, 13। तो आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 बना रहा है 7 के साथ, 3 बना रहा है 9 के साथ, 4 बना रहा है 11 के साथ और 5 बना रहा है 13 के साथ। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये फलन इस तरह से रिलेशन बना रहा था। तो यहाँ पर सब देख रहे हैं कि आपको एकक है, माने ऑन 1 ऑन 2 आच्छादक है, एक एक आच्छादक फलन इसको बोलते हैं। अगर एकक प्रतिबिंब बनता है तो उसको एक एक आच्छादक फलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक आच्छादक फलन बोलते हैं, आच्छादक फलन बोलते हैं। इसको इंग्लिश से बोलते हैं ऑन 1 ऑन 2 फंक्शन, ऑन 1 ऑन 2 फंक्शन। तो इस प्रकार का फलन का हम लोग इन्वर्स प्राप्त, एफ इन्वर्स प्राप्त कर सकते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी। आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर। यहाँ देख सकते हैं कि कॉस इन्वर्स 1/√2 दिया हुआ है, यानी क्या दिया हुआ है? इसका बोला है क्या प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा? कॉस इन्वर्स 1/√2। तो सिंपल है, तो कॉस का कितना का वैल्यू 1/√2 होता है। तो कॉस आपका 45 डिग्री का होता है, यानी π/45, 45 डिग्री का होता है, मैंने π/4 45 डिग्री का होता है। तो यहाँ कॉस कॉस कैंसिल, तब का हो जाएगा π/4। तो आपका यहाँ पर तो π/4 होगा। तो π/4 आपका एक भी ऑप्शन में नहीं दिया, माइनस दे दिया तो नहीं होगा। तो इसमें हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, 7 तक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कॉट tan इनवर्स A प्लस tan कॉट A दिया हुआ है। तो इसका होता है कॉट, आपका क्या होता है? कॉट π/2 होता है। यहाँ पर यानी tan इनवर्स, या फॉर्मूला ही दे दिया डायरेक्ट, tan इनवर्स A प्लस कॉट इनवर्स A इक्वल टू क्या होता है? π/2 फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर π/2 हो जाएगा। तो कॉट π/2 का वैल्यू कितना होता है? तो कॉट π/2 का वैल्यू आपका कितना होता है? 0 होता है। कॉट π/2 का वैल्यू का 0 होता है। तो ये 0 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां नंबर दिया हुआ है। यहाँ पर साइन इनवर्स ये दिया हुआ है, साइन इनवर्स 1 - x², ये चीज़ दिया हुआ है। ये आपका सेट 1 में भी था, आपका ये सेट 1 में भी ये था। देखिए ये जो है, आप लोग अगर चाहें तो आपके इसका आंसर डायरेक्ट आपका मार सकते हैं। आपका ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर का बी होगा। लेकिन अब बोलेंगे कैसे हुआ, तो अगर आप लोग डिटेल जानना चाहते हैं तो देखिए आप लोग को डिटेल में बता देता हूँ। ये फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला आया कैसे आप लोग को वो भी बता देते हैं। जैसे आप लोग फॉर्मूला एक पढ़े हैं कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है cos इनवर्स 1 - x² और बट्टे 1 + x², ये आप लोग पढ़े हैं। लेकिन यहाँ पर क्या किया है? साइन में चेंज कर दिया है। आप यहाँ देख सकते हैं साइन दिया हुआ है, सब वही है लेकिन साइन है, तो साइन में इसको चेंज कर दीजिए। साइन में कैसे चेंज कर सकते हैं? तो 2 tan इनवर्स x, इसको हम लोग साइन में चेंज कर देते हैं। साइन में इसको हम लोग चेंज करते हैं। इसको अगर हम साइन में चेंज करें तो क्या हो जाएगा? तो आप लोग साइन में चेंज करने के लिए जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर होता है π/2। तो साइन में अगर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन में चेंज करेंगे तो हो जाएगा, तो कॉस के जगह पर साइन चेंज करेंगे तो यहाँ पर आपको साइन को हटाना पड़ेगा। तो यानी आपको क्या करना होगा? कॉस इनवर्स को फ्री कर दीजिए, तो साइन उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? π/2 माइनस साइन इनवर्स, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो इसके अनुसार, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, तो इसके अनुसार हो जाएगा आपका यहाँ पर π/2 माइनस साइन इनवर्स 1 - x², जो एंगल हो वही हो जाएगा 1 + x², ये हो जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? साइन का वैल्यू चाहिए, तो साइन का वैल्यू चाहिए तो आपको साइन को अगर मान लेते हैं कि साइन को आपको उठा के इधर ले आएंगे, tan को उधर ले जाएंगे, तो साइन इधर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो साइन इनवर्स 1 - x² बट्टे 1 + x², और यहाँ पर π/2 तो पहले से उपस्थित है, और जब इसको ले जाएंगे तो हो जाएगा π/2 tan इनवर्स x हो जाएगा। आपका ये फार्मूला आपका आ गया। उसी को सिर्फ सॉल्व करके कर दिया जाए। आप फार्मूला को याद कर लीजिएगा कि साइन इनवर्स 1 - x² बट्टे 1 + x² बराबर क्या होगा? π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x। आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर दिया हुआ है साइन इनवर्स x बराबर इतना दिया हुआ है, साइन इनवर्स x बराबर दिया है -1/2 दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स दिया हुआ है, आप लोग देखिए कि साइन इनवर्स दे दिया है। तो अगर हम उधर उसको चेंज करके ले जाएंगे, तो अगर हम आपको उसको उधर लेकर चेंज करके ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा?
x इक्वल टू हो जाएगा, तो साइन अगर इन्वर्स है इसको अगर हम लोग चेंज करेंगे तो साइन x इक्वल टू क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा तो साइन इन्वर्स इधर ले जाएंगे तो साइन बन जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। लेकिन 1/2 आया तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका यहाँ पर कोई डिग्री वैल्यू होना चाहिए, क्योंकि यहाँ इन्वर्स नहीं है, डिग्री वैल्यू तो यहाँ आपका नहीं आया, डिग्री या तो रेडियन। इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक किया है, टाइपिंग में मिस्टेक क्या किया है, टाइपिंग में मिस्टेक है कि आपका यहाँ इन्वर्स नहीं होगा, आपका जो है यहाँ पर जो है इन्वर्स आपका नहीं होगा, आपका यहाँ पर क्या होगा, इस साइड में होना चाहिए साइन एक्स बराबर इधर होना चाहिए -1/2, ये होना चाहिए। तब हम जब इसको ये करेंगे तो हो जाएगा साइन, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, तो इधर बन जाएगा x बराबर उधर ले जाएंगे, और नहीं तो ऐसे भी आप लोग याद कीजिए ना, ऐसे उतना ही करने की क्या जरूरत, साइन उधर नहीं ले जाएंगे तो यहाँ पर साइन कितना का वैल्यू 1/2 होता है, तो हम जानते हैं कि माइनस को रहने देते हैं, तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 30 मतलब π/6, तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा -π/6 बचेगा, ये होगा, ये ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन होगा। कब, जब यहाँ आपका इन्वर्स नहीं रहेगा तब, यहाँ इन्वर्स नहीं रहेगा तब। ये क्वेश्चन में ही कुछ गलती किया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर, 11 नंबर, तो 11 नंबर में आपका दिया हुआ है जिसमें आपको वैल्यू x और y का मान ज्ञात करना है। देख सकते हैं कि फाइंड वैल्यू यानी x और y का मान ज्ञात करना है। तो ये दोनों क्या होता है, मैट्रिक्स में ये बराबर होता है, सेम एलिमेंट के जगह पर स्थान पर सेम एलिमेंट्स का वैल्यू क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा, इसके बराबर होगा, तो ये 3 हो जाएगा। यहाँ पर फिर लिखेंगे इसके बराबर x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा। अब दोनों को घटाने पर, ये सब तो आप लोग मैट्रिक में ही पढ़े हैं, घटाने पर घटा देंगे, तो घटा देंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी y कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 2x बराबर यहाँ 10 होगा, और x बराबर कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। x बराबर 5 आएगा, इस 5 को हम लोग उसमें बैठा देंगे, फर्स्ट में बैठा देंगे, तो x प्लस वाई बराबर 3 है, यहाँ पर 5 बैठा देंगे 3, तो यहाँ पर y बराबर हो जाएगा 3 - 5 इक्वल टू -2, यानी आपका आ गया 5 और -2, यानी x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू आपका -2 आया। किस में आया, 5 - 2, आपका ऑप्शन नंबर आपका डी, 5 - 2, ऑप्शन नंबर आपका डी, 11 का हो जाए आपका डी हो जाएगा। चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है आपका ए कोटि का है, तो इसमें आपको क्या पूछाया गया है कि इतना इतना तो अवयव एक की कोटि होगा, तो इसमें ए कोटि क्या होगा, तो याद रखिएगा कोटि जब भी कभी भी लिखा जाता है तो सबसे पहले पंक्ति को लिखा जाता है, उसके बाद स्तंभ को लिखा जाता है, पहले पंक्ति को उसके बाद स्तंभ को, पहले पंक्ति को उसके बाद स्तंभ को लिखा जाता है। पंक्ति का मतलब हो गया रो, उसके बाद हो गया कॉलम का मतलब हो गया स्तंभ। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि कहीं पर भी अगर लिखा रहता है, जैसे यहाँ पर है कितना पंक्ति है, तो पंक्ति ये है, पंक्ति इसको हम लोग पंक्ति बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉलम बोलते हैं। अब यहाँ पंक्ति कितना है, तो आप लोग देख सकते हैं एक पंक्ति दो पंक्ति यानी 2 हो गया, और कॉलम कितना है, तो कॉलम आप लोग देख सकते हैं कि कॉलम कितना है, तो कॉलम आप लोग देख सकते हैं 1 2 3, तो यानी इसको बोलेंगे 2x3, 2x3, 2x3 किसमें है आपका ऑप्शन नंबर आपका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां नंबर दिया हुआ है, ये चीज़ दिया हुआ है, आपको इसमें क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है, ए बी ज्ञात करना है। आप लोग देख सकते हैं ए बी ज्ञात करना है, तो ए बी का मतलब उसमें मल्टीप्लाई आपको ज्ञात करना है, तो कोई बात नहीं। देखिए दिया हुआ है, यहाँ लिखते हैं आपको ए बी इक्वल टू, तो ए बी इक्वल टू, तो यहाँ पर ए का वैल्यू दिया हुआ है कितना 1 है 2 है 3 है, उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है 2 4 6 ये दिया हुआ है। तो मल्टीप्लाई का नियम क्या है, तो मल्टीप्लाई का नियम और एक बार बताए थे, सेट 1 भी बताए हैं, अच्छी तरह से बताए हैं। तो सबसे पहले नियम है कि मल्टीप्लाई का नियम है कि सबसे इसमें पहला वाला जो दिया हुआ है, पहला वाला मैट्रिक्स जो दिया हुआ है उसमें ऐसे चलेंगे, और सेकंड वाला में ऐसे चलेंगे, पहला वाला में ऐसे चलेंगे, सेकंड वाला में ऐसे चलेंगे। तो पहला वाला में ऐसे चलेंगे ऐसे, और सेकंड वाला में ऐसे चलेंगे। तो पहला एलिमेंट क्या है 1 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 है, तो 1 है, तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई और सेम स्थान पर होगा, तो 1 किसके साथ होगा 2 के साथ, तो 1 × 2 2 हो गया, फिर प्लस 2 और 4, तो यहाँ तो दोनों 8 4 दूना 8 हो जाएगा,
प्लस यहाँ छतिया 18 हो गया, तो कितना हो गया 8 2 10, ये टोटल आपका हो गया 28, यानी आपका कितना वैल्यू हो गया 28 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया हुआ ए बी प्राप्त बराबर क्या होगा। तो आपको यहाँ दिया हुआ है कि ए बी गुणनफल ए बी प्राप्त होता है, तो ए बी डैश क्या होगा। तो ये फॉर्मूला दिया हुआ है, आप लोग याद रखिएगा, फॉर्मूला है ए बी का होल डैश इक्वल टू होता है, ए बी का होल डैश इक्वल टू होता है बी डैश ए डैश होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। इसमें और कुछ फॉर्मूला है, आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे आप लोग को लिख देते हैं, जैसे ए प्लस बी का होल डैश, तो ये होता है ए डैश प्लस बी डैश, ये चीज़ होता है। जैसे और एक यहाँ भी अब तुरंत बताए कि ए प्लस बी का होल डैश बराबर होगा, जब इंटू में रहेगा तो बी डैश इंटू ए डैश, ये चीज़ होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां नंबर, ये दिया हुआ है ए कोई वर्ग अवयव है तो ए सम्मित है, तो ए का सम्मित है, तो ए का सम्मित क्या होता है, तो ए का सम्मित होता है ए डैश बराबर ए होता है, ए डैश बराबर ए होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सम्मित बोलते हैं। सम्मित सामेट्रिक तब होता है जब ए डैश भी निकालेंगे और ए के बराबर होगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सामेट्रिक बोलते हैं। यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां नंबर दिए, क्या दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, यानी आपको डिटर्मिनेंट का आपको वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। तो कोई बात नहीं, आप वैल्यू को फाइंड कर दीजिए। तो चलिए लिखते हैं, सबसे पहले क्या दिया हुआ है 1 0 0 1 1 0 1 2 4, ये दिया हुआ है। तो इसका नियम है कि आप सबसे आसान किसी रो या कॉलम के खिलाफ में तोड़िए। तो ये रो है, आप ऐसे भी तोड़ सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी तोड़ सकते हैं। तो आसानी के लिए क्या करना है, जिधर जीरो हो, तो यहाँ पर देखिए 2 जीरो ही है, तो जीरो ही हो जाएगा। तो इसलिए आप ऐसे तोड़िए, यहाँ पर एक ही के खिलाफ, मतलब एक ही के अनुसरण में तोड़ना पड़ेगा। तो जैसे एक है ना, इसको हम लोग तोड़ते हैं, एक को बाहर में रखते हैं, और नियम क्या है कि इसको यहाँ पर जैसे एक के ये में तोड़ रहे हैं ना, एक के अनुसार तोड़ रहे हैं, तो एक अनुसार में तोड़ रहे हैं। तो अगर पेन रहता था हम आप लोगों को दिखाते हैं, ढक दीजिए पेन से, इसको पूरे को ढक दीजिए और ऐसे पूरा ढक दीजिए। जो शेष बचा, कौन कौन बचा, ये 1 बचा, 2 बचा, 0 बचा, 4 बचा। अब इसको हल कर दीजिए। तो ये मल्टीप्लाई कैसे होता है, अब मल्टीप्लाई कैसे होता है याद रखिएगा, मल्टीप्लाई ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, तो ये 4 होगा, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस दे करके, जब अगला लिखेंगे तो माइनस देकर, तो माइनस 0 हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, तो 0 - 4 बराबर 4। तो आपका 4 किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर का बी इज राइट आंसर। आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां नंबर, ये दिया हुआ है, तो बोल रहा है क्या, एक्स का वैल्यू फाइंड करें। तो एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए ये आपका मैट्रिक्स नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है। क्या है, डिटर्मिनेंट है। तो डिटर्मिनेंट का एक अपना वैल्यू होता है, और मैट्रिक्स में क्या होता है, वैल्यू उसका अपना नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको हल करना पड़ेगा। तो हल करने का भी तुरंत विधि बताएं कि इसको कोना कोनी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, और माइनस इसको जब जैसे ही मल्टीप्लाई दूसरा वाला करते हैं तो माइनस लगा के -x², इधर क्या हो जाएगा 3 × 3 और 4 दूना ये 8 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, -x², और इधर हो जाएगा -5, और इस 3 को ले जाएंगे तो हो जाएगा -3। तो -x² बराबर हो जाएगा -8। तो माइनस माइनस कैंसिल, तो x² बराबर आपका हो जाएगा 8 हो गया। तो यानी x = क्या हो जाएगा, √8 होगा, और इसको बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 2√2। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि प्लस माइनस दिया हुआ है, तो रूट के बाहर प्लस माइनस भी होता है। तो ये आपका हो जाएगा प्लस माइनस, ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तो इसमें दिया हुआ है, इसमें आपका दिया हुआ है 2 × 2 का दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका है डिटर्मिनेंट है, और यहाँ के ए दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट है। तो डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि डिटर्मिनेंट में कितनों क्रॉस कितनों के रहे उससे मतलब नहीं रहता है। तो इसमें क्या होता है कि कोई अगर कांस्टेंट वैल्यू अगर रहता है, तो कांस्टेंट वैल्यू क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो बाहर निकल जाता है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल शीर्ष बिंदु इतना दिया हुआ है, तो बोल रहा है ज्ञात कीजिए। तो ये जो दिया हुआ है, तो ये डिटर्मिनेंट का ही है, तो डिटर्मिनेंट का ही दिया हुआ है। तो आप इसको निकाल सकते हैं। तो इसका कैसे निकलता है, तो सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज का फॉर्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है, अगर त्रिभुज का 3 बिंदु दिया हुआ है तो क्या करेंगे 1/2, और उसको सबसे पहले लिखिए, सबको लिख दीजिए 3 8 -4 2 5 -1, और ये 0 सबको भर दीजिए 0 0 1। और ये तो आप लोग हल करने के लिए जानते ही हैं।
अगर हल करके दिखाएंगे, ऐसे भी वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो इसलिए हल करके आप लोग हल कर लीजिएगा। सॉरी 0 0 नहीं, 1 1 फिल होगा, सॉरी यहाँ पर होगा 1 1 1, जहाँ जहाँ स्पेस रहा वहाँ पर 1 भर दीजिए, मतलब सीधा में आपको रखना है। ये जो है ना आपको थोड़ा सा मेरा टेढ़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पर क्या भरेंगे, यहाँ क्या था 5 -1 था। अब इसको आप लोग हल करने जानते हैं, ये आप लोग इसको हल कर दीजिएगा। तो हल करने के बाद आपको आएगा 37.5 आपको स्क्वायर यूनिट्स, ये आपका आएगा, यानी 37.5 आपका आएगा। हल कर लीजिएगा, हल करने तो आप लोग को आता ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। 20 नंबर में क्या है कि आपको दिया हुआ है यदि कोई n कोटि का वर्ग अवयव है तो a इंटू एडजॉइंट a बराबर एडजॉइंट a इंटू a के बराबर होगा। तो याद रखिएगा ये आपका क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला के तौर पर आपका हो जाएगा डिटर्मिनेंट a इंटू आई, और आई क्या है, मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स है। तो आपका 20 का क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी, 20 का सी हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट a इंटू आई, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। चलिए 21 नंबर, इसमें दिया निम्नलिखित में से कौन सा फलन x बराबर π/2 पर संतत नहीं है, x बराबर π/2 पर संतत नहीं है। तो आप लोग साइन, इसका अगर वैल्यू रखेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, साइन π/2, तो साइन π/2 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो इसमें भी आपका संतत होगा। इसमें कॉस में रखेंगे तो कॉस आपका π/2 बराबर कितना होता है, तो इसका 0 होता है, ये भी संतत होगा। कोई वैल्यू आ रहा है ना इसका, 10 अगर π/2 रखते हैं तो 10 π/2 क्या होगा, तो 10 π/2 का वैल्यू कितना आता है इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव का मतलब कोई इसका वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं हुआ, इसलिए ये भी आपका यानी 10 π/2 जो है 10x का बराबर ये संतत नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है k का मान जिसके लिए फलन है, तो k x बराबर दिया हुआ है। तो संतत देखिए, संतत तभी होता है जब वो सभी पॉइंट के लिए वो बराबर होता है, उस समय उसको संतत कहा जाता है। तो अगर हम लोग जब इसको निकालते हैं तो क्या होता है f, अब निकालते हैं 0 - h इक्वल टू, फिर लिखते हैं f 0 + h, फिर यहाँ लिखते हैं f 0 लिखते हैं। तो f 0 पर क्या हो जाएगा, f 0 जब 0 होता है तो क्या होता है f k हो जाएगा। और इसका इस सब का वैल्यू कितना आया जी k आया, इसका मतलब आपका k का भी वैल्यू आपका क्या होगा, k का भी वैल्यू आपका, k का वैल्यू भी आपका 0 ही होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। देखिए इसमें क्या बोला है, फलन f(x) इक्वल टू mod x निम्नलिखित में से किस बिंदु पर अवकलनीय नहीं है। आपको यहाँ पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट में आपको चेक करना है कि कौन सा पॉइंट में आपका अवकलनीय नहीं है, ये चीज़ आपको देखना है। तो अगर आप लोग को जानना चाहते हैं तो आपको देखिए ये ऑप्शन आपका जो सी हो जाएगा, इसमें 0 पर अवकल नहीं होगा। तो बोलेंगे आप कैसे, तो आप लोग पुट करके देखिए, अगर आप पुट करके देखेंगे तो 1 पर अवकलनीय होगा, -1 पर भी होगा, 5 पर भी होगा। अगर 0 पर आप जब करेंगे तो उस समय नहीं होगा। तो देखिए आप लोग को इस पर पुट करके दिखाते हैं। तो अवकलन को कैसे चेक करते हैं, तो इसमें जैसे होता है LHD और एक होता है RHD, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। तो जैसे हम लोग लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) माइनस f(0), 0 यहाँ पुट करेंगे। अब x 0 - x - 0, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 f(0 - h) हो गया, और यहाँ f(0 बट्टे 0 - h) -0, यानी x की जगह 0 - h रखें और यहाँ पर 0 पहले से ही है। तो इसको अगर हम हल करेंगे तो क्या होगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर हो जाएगा -h और यहाँ हो जाएगा f(0) हो जाएगा बट्टे -h। तो आपको यहाँ पर मॉड, ये क्या हो जाएगा मॉड, इसका फंक्शन क्या था, फलन क्या था मॉड में था, तो मॉड आपका h हो जाएगा, मॉड h हो जाएगा, और इधर माइनस मॉड 0, तो यहाँ पर हो जाएगा नीचे -h। अब मॉड से बाहर अगर आएगा तो क्या होगा +h होगा और नीचे -h। तो ये आपका कितना आ गया, कट करके -1 आंसर दिया। चलिए अब इसको हम लोग RHD को लिखते हैं। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं, तो इसमें हम लोग देखते हैं तो RHD में, तो इसमें क्या होगा f डायरेक्ट पुट कर देते हैं h माइनस ये 0
बट्टे एच, तो ये हो जाएगा F0 तो एच डैश बट्टे एच मैंने एच बट्टे एच, तो ये हो गया आपका 1 हो गया। तो ये इसमें आपका क्या हुआ, आप लोग देख सकते हैं कि LHD नॉट इक्वल टू RH_D, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर का सी है, यानी जीरो में आपका अवकलनीय नहीं कर। अगर वो और सब में अगर चेक करेंगे तो वो सब में आपका अवकलनीय हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, इसीलिए आपका जीरो पर नहीं होगा। तो आपको चेक करके इसमें देखना है, डायरेक्ट अब इसमें शॉर्टकट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर है कि रूट अंडर 10AX दिया हुआ है। तो आप लोग यहाँ ये तो डायरेक्ट बन जाएगा, आपको यहाँ दिया हुआ है d/dx 10x दिया हुआ है। आप लोग को पता है कि d/dx रूट एक्स का अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है। क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है। तो उससे उसी प्रकार से 10 रूट अंडर 10x है, तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या होगा 1/2 रूट अंडर 10x हो जाएगा। जिस प्रकार से 1/2 रूट एक्स हो रहा था इंटू अब 10x का, तो 10x का क्या होता है चेन रूल के अनुसार sec स्क्वायर एक्स, तो ये आपका हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स बट्टे 2 10x। तो आपका कौन सा ऑप्शन में है sec स्क्वायर एक्स 2 tan इनवर्स एक्स, आपका ऑप्शन नंबर आपका ए, ऑप्शन नंबर आपका ए, आपका ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां नंबर, इसमें क्या दिया हुआ है आपका 2x + 3y sin y, तो द्वारा dy/dy ज्ञात कीजिए। तो वेरी सिंपल, आपको दिया हुआ है 2x = 3y = sin x दिया हुआ है, dy/dx ज्ञात करने के लिए बोला है। तो हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर जब इसको 2x को करेंगे तो 2 बाहर और 1x का 1 हो जाएगा, प्लस 3 का बाहर हो जाएगा और y का हो जाएगा dy/dx, और यहाँ हो जाएगा cos x हो जाएगा, cos x हो जाएगा। अब इसमें क्या हो जाएगा, अब यहाँ 3 dy/dx रहने देते हैं। अब यहाँ पर cos x, इसको 2 को उधर ले जाते हैं तो -2 हो जाएगा। अब dy/dx को फ्री कर देते हैं, तो dy/dx को फ्री करेंगे तो क्या हो जाएगा cos x -2 और बट्टे में 3। तो ये आपका हो गया राइट आंसर। का जिस ऑप्शन में है वही आपका हो जाएगा cos x -2 बट्टे 3। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है, कौन सा ऑप्शन में है, तो आपका ये है ऑप्शन नंबर आपका बी, ऑप्शन नंबर आपका बी। चलिए अब देखिए ऑप्शन नंबर अगर 3 को गौर से देखेंगे, देखिए यहाँ पर वही सेम चीज़ दिया है, सिर्फ वहाँ क्या नहीं सेम नहीं दिया हुआ है, आपको यहाँ पर चेंज कर दिया है, +3 दिया हुआ है, ये आपका नहीं होगा। चलिए तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26वां नंबर, ये दिया हुआ है आपका cos इनवर्स 1 - x², ये चीज़ दिया हुआ है। तो इसका तो आप लोग क्या होता है d/dx, और ये आपको लोग तो इसका फॉर्मूला ही जानते हैं, अभी आप लोगों को बताए थे कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है cos इनवर्स 1 - x² बट्टे 1 + x², ये फॉर्मूला होता है। तो इसको हम लोग यहाँ लिख देना है, तो 2 tan इनवर्स x ये होता है। अब यहाँ 2 बाहर हो जाएगा और tan इनवर्स का क्या होता है, tan इनवर्स का होता है 1/1 + x²। तो फाइनली रूप से क्या हो गया 2/1 + x², आपका ये हो गया आपका राइट आंसर। तो आपका देख सकते हैं कि आपका किस ऑप्शन में है 2/1 + x², 2/, तो ऑप्शन नंबर आपका डी, ऑप्शन नंबर आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27वां नंबर, तो 27वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है log 5 पर पावर x का यहाँ पर d/dx पूछा है, यानी डिफ्रेंशिएट पूछा है। तो यहाँ पर आपका देखिए हमेशा कोई भी अगर बेस होता है ना, तो log पर जो होता है, मान लीजिए जैसे आप लोग देखते हैं log x लिखा है, तो x जो लिखा है इसका मतलब आप लोग यहाँ पर समझ जाइए इसका बेस पर आपका e है, क्या है e है, अगर नहीं कुछ दिया हुआ इसका मतलब e है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या दे दिया 5 दिया है, आपको इस रूप में आपको सबसे पहले चेंज करना होगा। सबसे पहले इसको क्या करते हैं चेंज करते हैं, तो d/dx इसको अगर हम लोग चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसका सिंपल है चेंज करना। तो आपको क्या कीजिए आप लिखिए log e पर पावर x बट्टे मैंने e लगा दीजिए, ऊपर में x लगा दीजिए e पर पावर x, और फिर नीचे में लिखिए log e पर पावर 5, ये हो गया। और e पर पावर 5 जो आपका हो गया ये कांस्टेंट, मतलब सीधा सीधे आप समझिए ना कि log 5 जो बोलते हैं तो यही है आपका e पर पावर 5, तो ये कांस्टेंट हो गया।
अब इसका आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट अगर डिफरेंशिएट करके समय क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो यानी log e पर पावर 5 आपका बाहर आ गया। और ये आपका क्या हो गया, सीधा सीधा समझ लीजिए आपका क्या है, ये log x है और log x का डिफरेंशिएट क्या होता है 1/x, तो ये 1/x हो गया। तो फाइनली रूप से आपका क्या हो गया, तो फाइनली रूप से आपका क्या हो गया, आपका हो गया 1/x और आपका हो गया 1/x और ये आपका हो गया log e पर पावर 5। तो आप देख सकते हैं कि ये आपका ऑप्शन में है, तो आपका तो इस तरह तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ऑप्शन में क्या किया है आपको देख सकते हैं कि आपको चेंज कर दिया है, 5 पर पावर e है। तो आप लोग ए और एक जान लीजिए कि एक फॉर्मूला होता है, तो मान लेते हैं कि आप लोग जान लीजिए कि फॉर्मूला क्या होता है, जैसे a पर पावर log a पर पावर b होता है। तो इसको अगर हम लोग चेंज करेंगे, जैसे 1/, कर देंगे 1/, अगर log लिखना चाहे ना तो इसका ये चेंज हो जाएगा, जो दिया हुआ है ना तो ये चेंज हो जाएगा, पावर और ये बेस चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, b पर पावर a हो जाएगा। इस तरह से ये चेंज हो जाता है, b पर पावर a हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर अगर हम इसको चेंज करना चाहें, इसको थोड़ा सा पेज छोटा कर देते हैं, देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। तो चेंज कर देते हैं, इसको अगर हम लोग चेंज कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/x तो रहेगा ही, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको उसको ऊपर भेजते हैं, log को ऊपर भेजते हैं। तो यानी log ऊपर यदि चला जाएगा, हटा देते हैं इसको, log को ऊपर ले जाते हैं, नीचे में तो x रहेगा ही, log ऊपर ले जाएंगे, log को ऊपर ले जाएंगे तो ये चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 5 पर पावर e हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 पर पावर e हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा log 5 पर पावर e/x। तो आपका कौन सा ऑप्शन में है, तो आपको यहाँ देख सकते हैं ये आपका ऑप्शन नंबर आपका सी में है, log 5 पर पावर e/x ये चीज़ है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसलिए आप लोग ये दोस्तों के साथ सभी इस चैनल को शेयर कर दीजिए, और आप लोग कमेंट लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक कीजिए अथवा ना कीजिए, आप लोग तो कर ही देंगे, अगर पसंद आएगा तो आप लोग जरूर कर लाइक कीजिएगा। और आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि आप लोग को थोड़ा सा डिटेल से मैं बता रहा हूँ। शॉर्ट में बताने से तो कोई फायदा नहीं है, शॉर्ट में अगर बता देंगे तो आप लोग को तो आंसर कहीं से भी टिक लगा लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप लोग को जानना है कि कैसे सोल्यूशन हो रहा है। आप लोग को सेकंड, ये पहला सेट भी इससे पहले जारी हो चुका है, ये सेकंड सेट है। चलिए 8वां सा नंबर, इसमें क्या दिया हुआ है, क्या आपका दिया हुआ है, इसमें भी डिफरेंशिएट ही पूछा है, d/dx e पर पावर x3 पूछा है। कोई बात नहीं, इसका डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डिफरेंशिएट क्या होता है, e पर पावर d/dx, e पर पावर x का डिफरेंशिएट e पर पावर x ही होता है। तो e पर कुछ भी पावर रहे वो उतना ही डिफरेंशिएट होके होता है। तो e पर पावर अगर हम x का डिफरेंशिएट करते हैं e पर पावर x ही होता है, तो उसी प्रकार e पर पावर x पे पावर 3 ही होगा। लेकिन x पे पावर 3 का चेन रूल के हिसाब से आपका फिर से ये डिफरेंशिएट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3x²। तो इसको अगर थोड़ा सा लिख देते हैं 3x², तो ये हो जाएगा e पर पावर x पर पावर 3, तो आपका हो जाएगा 3x² e पर पावर e, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए, ऑप्शन नंबर आपका ए। देखिए हम सॉल्यूशन सही कर रहे हैं, हो सकता है कि बाई चांस, देखिए इसमें क्या होता है कि स्क्रीन को भी देखना पड़ता है, तो इसीलिए हो सके कहीं पर ऑप्शन अगर टिक लगाने में मतलब मिस्टेक हो जाए, तो अब इसके लिए सॉरी पहले ही बोल देते हैं। चलिए 29वां नंबर, अब यहाँ पर y = दिया हुआ है x पे पावर 20, तो बोला है कि d2y/dx2 ज्ञात कीजिए, d2y/dx2, इसका मतलब डबल आपको डिफ्रेंशिएट करना है। कोई बात नहीं, डबल कर दीजिए। तो पहला बार अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए एक बार लिख देते हैं। तो dy/dx पहला अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy/dx, तो ये हो जाएगा 20 x पे पावर 19, पावर घट जाएगा। फिर से इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, d2y/dx2, अगेन डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो d2y/dx2। अब यहाँ 20 तो पहले सही है, फिर ये 19 आगे आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा x पे पावर 18, x पे पावर 18। तो अगर यहाँ पर गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 19 दूनी 38, 380 x पे पावर 18, तो 380 19, तो ये अब तो 19 पावर दिया हुआ, ये तो नहीं होगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, 380 x पे पावर 18। चलिए 30वां नंबर क्वेश्चन, 30वां नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है x बराबर 4t, और फिर दिया हुआ है y बराबर दिया हुआ है 4/t
और फिर पूछा है कि dy बाई डी एक्स बराबर वाट। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि फंक्शन आपको टी में दिया हुआ है, तो क्या एक काम कीजिए, आपको क्या कीजिए, डिफरेंशिएट टी के सापेक्ष कर दीजिए। तो टी के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 4 और टी का हो जाएगा 1। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर डी बाई डी एक्स डी टी इक्वल टू आपका 4 हो गया। इक्वेशन आप बोल दीजिए फर्स्ट, बोल सकते हैं, नहीं भी बोलेंगे उससे कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन फर्स्ट बोल दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या करेंगे, डी वाई बटे डी टी, टी के सापेक्ष इसको डिफरेंशिएट कर दिया, 4 बाहर, और ये क्या हो जाएगा टी है, तो ये हो जाएगा 1 बाई टी हो गया, 1 बाई टी हो गया। तो 1 बाई टी का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, -1 बाई टी स्क्वायर होता है। जिस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा, डी बाई डी एक्स, सॉरी डी बाई डी एक्स 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएट होता है -1 बाई एक्स स्क्वायर होता है। तो उसी प्रकार से 1 बाई टी है तो -1 बाई टी स्क्वायर हो गया, ये हो गया। अब हम लोग देख सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स हमको चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। तो इक्वेशन 2 में बोलो इसको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करने पर आ जाएगा। तो डिवाइड का अगर हम लोग कर दें, डिवाइड अगर कर दें, देखिए अगर हम डिवाइड कर देते हैं, क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, फिर डिवाइड कर देते हैं इसको डी एक्स बाई डी टी को, तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स ऊपर में है। क्यों ऊपर में रखे, क्योंकि हमको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो ऊपर में डी वाई को रखे। तो डी वाई बाई डी एक्स का फिर डी, सॉरी एक्स नहीं डी टी है, लिखने में मिस्टेक हो जाता है, डी वाई बाई डी टी है। तो डी वाई बाई डी टी का वैल्यू कितना है, माइनस, यहाँ पर लिख सकते हैं -4 टी स्क्वायर दिया हुआ है, फिर ये बट्टे मेन बट्टा डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू कितना है, 4 है, तो 4 बट्टे 1 कर सकते हैं, इसको पलट देते हैं, तो -4 बट्टे टी, अच्छा इधर लिख देते हैं, ये बट्टे में पलटेगा, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -4 बट्टे टी स्क्वायर इंटू 1 बट्टे 4 हो जाएगा। तो 4 4 कैंसिल, ये बचा -1 बाय टी स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, देख सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर आपका डी है। ऑप्शन नंबर आपका डी इज राइट आंसर। चलिए ऑप्शन नंबर आपका डी इज राइट आंसर। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर में क्या है, किसी वृत्त के परिमिति के परिवर्तन का दर त्रिज्या r 5 सेंटीमीटर पर त्रिज्या के सापेक्ष है। तो इसमें आपको पूछा क्या है, वृत्त की परिमिति के परिवर्तन की दर आपको दिया गया है नीचे में। तो यानी परिमिति मतलब हो गया परिमीटर, यानी सरकमफ्रेंस जिसको कहा जाता है, परिधि भी जिसको बोलते हैं। तो हम लोग लिख देते हैं, मान लेते हैं कि वृत्त की परिधि c है, ठीक। तो c आपको दिया हुआ, नहीं, c का आपको पूछा है, माने डी सी बाय डी आर त्रिज्या के सापेक्ष। तो यहाँ r बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग लिखते हैं, तो इसका वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त का की परिधि, परिमिति या परिधि c इक्वल टू क्या आता है, 2 पाई r। तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू r के सापेक्ष कर देते हैं। तो ये हो जाएगा डी सी बाय डी आर, तो हो जाएगा 2 पाई, तो कांस्टेंट r का 1 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2 पाई। तो कुछ तो बचा ही नहीं है, तो सिर्फ आपका 2 पाई ही हो गया। तो r का वैल्यू अगर बचता तो r बैठाते, आपका हो जाएगा 2 पाई सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। तो आपका हो जाएगा ये वाला 2 पाई बी नंबर, सिर्फ डिफ्रेंशिएट कर दिए। अब आगे यहाँ पर दिया हुआ है, एक परिवर्तनशील घन का किनारा 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड बढ़ रहा है, यानी आपका डी ए बाय डी टी दिया हुआ है, यानी डी ए बाई डी टी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, बढ़ रहा है। तो बोला घन का आयतन किस दर से बढ़ेगा जब किनारा का लंबाई 5 सेंटीमीटर हो, यानी ए बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, उस समय आपको आयतन पूछा कि क्या रेट से आयतन बढ़ेगा, यानी आपको आयतन पूछा है। लिखते हैं, तो घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है, मान लेते हैं कि घन का आयतन वॉल्यूम ए भी, तो इसका होता है ए क्यूब होता है, तो ए क्यूब होता है। तो हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू
टी, देखिए हमारा सेकेंड है ना, तो टी इसके रिप्लेस कर दिए तो हो जाएगा डी वी बटे डी टी। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3a² इंटू आपका हो जाएगा डी ए बाय डी टी, ये चीज़ हो जाएगा डी ए बाय डी टी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 3 इंटू ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 5 का स्क्वायर, और यहाँ पर डी ए का इतना 10 है, डी ए बाई डी टी का वैल्यू यहाँ पर कितना है, इसका 10 है, तो यहाँ पर बैठा दिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुना 25 और गुना 10, तो 25 तिया 75, 25 तिया 75 हो गया, और यहाँ पर एक जीरो, यानी ये हो गया आपका सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, 750 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका डी इज राइट आंसर। चलिए 33 नंबर, निम्नलिखित में कौन से फलन 0 पाई बाई पाई 2 से ह्रासमान है, ये आपको दिया गया है। देखिए इसमें ह्रासमान मान पूछा है कि आपका कौन सा जो दिया हुआ है फलन किस में आपका ह्रासमान होगा। तो चलिए आपको मान लीजिए ए नंबर से हम सॉल्व करके देखते हैं, क्योंकि इसमें किस में होगा तो पता नहीं है, आपको चेक करके देखना होगा, इसमें डायरेक्ट कोई ही नहीं है। तो चलिए मान लेते हैं कि ये आपको एफ एक्स बराबर दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है कॉस एक्स, पहला नंबर को इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा कॉस एक्स। अब आपको रेंज दिया हुआ है 0 to पाई बाई 2, तो यानी 0 से आपको 90 के बीच में कोई भी आप एक वैल्यू ले लीजिए। तो मान लेते हैं 0 से 22 के बीच में ले लिए। अच्छा, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएट माइनस साइन एक्स होगा, माइनस साइन एक्स। तो मान लेते हैं कुछ भी एक वैल्यू ले लेते हैं इसके बीच में, तो एक्स का वैल्यू मान लेते हैं कि 30 डिग्री ले लिए, तो 30 इसमें पुट कर देंगे, तो 30 पुट कर देंगे तो हो जाएगा माइनस साइन 30, तो -1/2 आया, तो 1/2 आपका 0 आ गया, तो 0 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया आपका यहाँ ह्रास मान है, यानी ह्रास मान है। चलिए एक पॉइंट हमको मिल गया, और एक चेक कर के देख लेते हैं, बी नंबर देखते हैं। तो बी नंबर में देखते हैं, तो इसमें भी दिया हुआ है एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है cos 2x दिया हुआ है, तो cos 2x इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन 2x इंटू 2, तो फाइनली रूप से माइनस आपका यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन 2x। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि साइन का कुछ भी अगर वहाँ वैल्यू बैठाएंगे तो ये माइनस आपका प्लस होने वाला नहीं, यानी इसका भी वैल्यू जो आपका आएगा तो लेस देन 0 ही आएगा। फिर इसमें भी कॉस में भी, तो इसमें तो आपका 1 से अधिक मान में ह्रासमान आ रहा है, तो आपका यहाँ ऑप्शन ही गलत है। तो देखिए यहाँ पर ये भी, इसमें भी ह्रासमान आ गया, इसमें भी आपका ह्रासमान हो गया, क्योंकि ये भी आपका 0 से छोटा ही होगा, तो ये भी आपका ह्रासमान ही होगा, ये भी आपका ह्रासमान ही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर दोनों से ये हो गया, इसमें भी आपका ह्रासमान ही होगा। तो ऐसा इसमें आपका एग्जाम में नहीं दिया हुआ आएगा, उसको इसमें कोई ऑप्शन गलत डाला है। ऑप्शन गलत क्या मतलब, 1 से अधिक ऑप्शन डाल दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा है 34वां क्वेश्चन पूछा है कि एफ एक्स बराबर जो दिया हुआ है, इसमें बोला है कि 10x माइनस एक्स, तो इसका क्या करेंगे, सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स -1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है, बोला है कि हमेशा वर्धमान होगा, ह्रासमान होगा, कभी भी ह्रासमान नहीं, कभी भी वर्धमान, कभी। तो आपको सब क्या कीजिए, आप कुछ भी इसका पुट कर दीजिए वैल्यू, तो कुछ भी पुट कर दीजिए। तो मान लेते हैं कि हम पुट कर देते हैं इसमें 60 डिग्री पुट कर देते हैं, तो साइन 60 माना 60 डिग्री पुट करते हैं, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू आप पुट कर देते हैं 60 डिग्री, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर 60 डिग्री, तो 60 डिग्री मतलब हो गया 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लिख दें, डिग्री में ही लिख देते हैं, क्या दिक्कत, -1। तो 60 डिग्री का जैसे सेक कॉस 60 का मान होता है 1/2, तो इसका उल्टा का जाता है 2, तो यानी 2 का स्क्वायर -1, यानी हो गया आपका 4 - 1 बना 3, ये का तो 0 हो गया, यानी 0 मतलब वर्धमान,
यानी ये आपका हमेशा क्या हो जाएगा, वर्धमान होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35वां नंबर कि फलन दिया हुआ है, इसमें से वर्धमान वैल्यू आपको किस में होगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है आपका x² माइनस इतना प्लस 1, ये दिया हुआ है f(x) का वैल्यू दिया हुआ है। तो पूछा है कि वर्धमान कहाँ होगा, लेकिन रेंज दे दिया है किससे किसे। तो कोई बात नहीं, चलिए इसको डिफ्रेंशिएट सबसे पहला काम डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, f'(x) हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 4 इंटू 2x माइनस 2 इंटू 1, यार 0 हो जाएगा। यानी फाइनली रूप से आया f'(x) इक्वल टू आपका आया 8x माइनस 2 आया, 8x माइनस 2 आया। लेकिन हम लोग जान रहे हैं कि पूछा क्या है, वर्धमान। तो वर्धमान कब होता है, तो हम लोग जानते हैं कि वर्धमान वैल्यू जो होता है f'(x) का वैल्यू अगर ग्रेटर देन अगर 0 आता है तो वह वर्धमान होता है। क्या होता है, वर्धमान होता है। तो अब f'(x) का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। f'(x) का वैल्यू यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है f'(x) का वैल्यू यहाँ पर है। f'(x) 8x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, तो 8x को उधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा +2, और फिर इसको x बराबर अगर करेंगे क्या हो जाएगा 2/8, यानी हो जाएगा 1/1 आपका हो जाएगा 4। सॉरी, हम इसको डिफरेंशिएट मिस्टेक हुआ यहाँ पर, क्वेश्चन ही हम थोड़ा सा मिस्टेक लिखे हैं, 1 मिनट सॉरी, हम यहाँ पर मिस्टेक ही क्वेश्चन ही गलत लिख दिए थे, 1 मिनट। चलिए इसको लिखते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो f(x) का वैल्यू आपका दिया हुआ है, f(x) का वैल्यू आपको दिया हुआ है, f(x) का वैल्यू दिया हुआ है 4x पे पावर 4 दिया हुआ है माइनस 2x प्लस 1। हम क्वेश्चन गलत लिखे थे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा f'(x) इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू एक्स क्यूब माइनस 2 इंटू 1 प्लस 0, ये चीज़ आएगा। तो यहाँ हो जाएगा 4 चौके 16 एक्स क्यूब माइनस 2, ये हो जाएगा f'(x) का वैल्यू हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर दिया हुआ, हम लोग पर पता है, क्या पता है कि f'(x) का वैल्यू जो होता है ग्रेटर देन जब 0 होता है तब वर्धमान वैल्यू होता है। तो इसको f'(x) का वैल्यू लिख दीजिए एक्स क्यूब माइनस 2 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर 16 एक्स क्यूब, अब 2 को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा ग्रेटर देन 2। अब इसको अगर 2 काटना चाहें तो क्या हो जाएगा 8 2 8 जा माना 2 चक्के 2 8 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8x क्यूब ग्रेटर देन 1। अब एक्स क्यूब को अगर फ्री करेंगे तो हो जाएगा ग्रेटर देन 1/8, ये चीज़ आ गया, ये चीज़ आ गया। तो अब इसको हम लोग थोड़ा सा हल करते हैं। तो एक्स क्यूब आया, तो इसको भी हम लोग कर सकते हैं ना 1/2 का होल क्यूब कर सकते हैं। अब क्यूब क्यूब दोनों का कैंसिल, यानी x ग्रेटर देन 1/2, यानी x ग्रेटर देन 1/2 अगर जिसका भी वैल्यू अगर होगा तो उसमें आपका वर्धमान ही होगा। यानी x ग्रेटर देन, यानी हाफ से बड़ा अगर लेंगे वैल्यू तो वो क्या होगा, वर्धमान होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो देखते हैं ऑप्शन नंबर आपका डी, ऑप्शन नंबर आपका डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, y बराबर इतना दिया हुआ है तो बिंदु x पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। स्पर्श रेखा तो वेरी सिंपल, आपका वहाँ वक्र दिया हुआ है तो y बराबर 3x पे पावर 4 माइनस 4x, तो यहाँ पर दिया हुआ है तो आपको यहाँ इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा dy/dx बराबर हो जाएगा 3 इंटू 4x क्यूब माइनस 4 इंटू 1, फाइनली रूप से आपका हो जाएगा 4 तिया 12x क्यूब माइनस 4 हो जाएगा। ये आपका क्या आ गया dy/dx आ गया, ये चीज़ आ गया। अब बोला कि x की पावर 4 पर इसका क्या होगा, तो 4 कुछ नहीं, उसका वैल्यू पुट कर दीजिए, x का वैल्यू पुट कर दीजिए तो हो जाएगा आपका x का वैल्यू पुट कर देंगे 12, x की जगह पर आपको क्या रखना है, x की जगह पर आप रख दीजिए कितना 4 रख दीजिए क्यूब माइनस 4, तो आपका यहाँ हो जाएगा 12 और यहाँ 4 चुके 16 चुके 64 माइनस 4। तो इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मल्टीप्लाई करने पर आपका कितना आएगा
764, तो क्या आ जाएगा 764, यानी आपका क्या आएगा 768, इसको -4 तो 764 आएगा। आपका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 764 किस में है, ऑप्शन नंबर आपका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37वां नंबर, y इक्वल टू 2x इतना दिया हुआ है, अभिलंब का समीकरण पूछा है, तो y इक्वल टू दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस नहीं प्लस 3 साइन x है, ये पूछा है, तो x बराबर 0 पर आपको पूछा है। सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट निकालिए, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो गया, तो हो जाएगा dy/dx, और ये हो जाएगा आपका 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू कॉस एक्स, ये हो गया 3 इंटू कॉस एक्स, ये हो गया। थ्री इंटू कॉस एक्स। अब इसको हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या फॉर्मूला जानते हैं, x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर, तो यहाँ पर क्या कीजिए, x का वैल्यू 0 आप पुट कर सकते हैं, अन्यथा हम लोग सीधा हम लोग क्या हुआ, यहाँ पर कितना हो गया 4x हो गया प्लस यहाँ 3 cos x हुआ, ये चीज़ हुआ ना। अब क्या कीजिए, हम लोग अभिलंब का समीकरण का सूत्र जानते हैं, अभिलंब का समीकरण, तो अभिलंब का समीकरण का फॉर्मूला होता है x माइनस x1 बराबर -1/dy/dx, फिर होता है यहाँ y माइनस y1 होता है, ये चीज़ होता है, इसका सूत्र होता है। तो x माइनस x1, तो x माइनस x1 का वैल्यू कितना है, तो x1 का वैल्यू नहीं, x1 का वैल्यू क्यों करेंगे, ये तो फॉर्मूला नहीं होगा इसका, ये तो हो गया समीकरण का फॉर्मूला हो गया, हमको प्रवणता पूछा है, सिर्फ प्रवणता पूछा है ना, तो प्रवणता पूछा है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 1 मिनट, सिर्फ हमको पूछा है प्रवणता पूछा है, तो यहाँ 4x प्लस 3 cos x, तो यहाँ पर 0 पर बोला है, तो 0 सबसे पहले पुट कर दीजिए, तो 0 हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी 0, और यहाँ 3 इंटू कॉस 0 बराबर 1, तो हो जाएगा आपका 3 dy/dx बराबर कितना आया 3 आया। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या होता है, अभिलंब, इसका प्रवणता, अभिलंब का प्रवणता बराबर होता है, अभिलंब का प्रवणता माना ढाल, प्रवणता मतलब ढाल बराबर होता है -1/dy/dx, तो यानी -1/dy/dx कितना आया 3 आया, तो -1/3 आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा y बराबर दिया हुआ है आपको साइन x के अभिलंब के समीकरण पूछा है, तो y का वैल्यू दिया हुआ है साइन x दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा dy/dx आएगा, ये हो जाएगा आपका cos x हो जाएगा। फिर इसमें समीकरण पूछा है, समीकरण पूछा है, तो इसमें आपको क्या करना है, तो इसमें समीकरण पूछा है, तो इसमें एक काम कीजिए, इसमें 0 पुट करने बोला है, तो इसमें 0 पुट कर दीजिए, तो cos 0, तो 0 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, तो यानी dy/dx का वैल्यू 1 आया। अब हम लोग जानते हैं अभिलंब का समीकरण अभिलंब का समीकरण का फॉर्मूला होता है x माइनस x1 बराबर हो जाता है -1/dy/dx, ये हो जाता है y माइनस y1, ये चीज़ होता है। तो x माइनस x1 का वैल्यू 0 -1 और dy/dx का वैल्यू भी 1, फिर यहाँ y माइनस y1 का वैल्यू कितना है 0, यहाँ पर देखिए ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये चीज़ दिया हुआ है, यहाँ पर x बराबर यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा y, तो आपका क्या हो जाएगा, इसको इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस y और इधर 0, यानी x प्लस y बराबर आपका क्या बन जाएगा 0, x प्लस वाई बराबर 0, तो x प्लस वाई आपका ऑप्शन नंबर आपका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 39वां नंबर में, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है
देखिए इसमें क्या है, इसमें आपको पूछा है मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे x इक्वल टू दिया हुआ है, x नहीं होगा एफ एक्स होगा, यहाँ पर x लिख दिया है, x प्लस 1/x। तो इसको सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा एफ डैश एक्स हो जाएगा, तो एफ डैश हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा और इसका हो जाएगा -1/x² हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 - 1/x² हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग ये करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो गया एफ डैश एक्स इक्वल टू इतना आया। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसमें इसका पॉइंट निकालना होगा कि कौन सा पॉइंट में ये होगा। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू कौन सा मतलब पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू होगा मिनिमम वैल्यू होगा, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या करेंगे, इसको 0 करेंगे। तो 0 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 0 करेंगे तो 0 करेंगे तो 0 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 - 1/x² इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x² -1 इक्वल टू 0। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ फाइनली आपका क्या बचेगा, x² -1 इक्वल टू 0। यहाँ x² बराबर 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा √1। तो यहाँ पर हो जाएगा +-1, यानी एक बार प्लस में लेना है, एक बार माइनस में लेना है। अब इसको हम लोग क्या करना है, उच्चतम और निम्नतम मान हमको प्राप्त करना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसका एफ डैश एक्स वैल्यू में पुट करते हैं। तो एफ डैश एक्स वैल्यू में पुट करते हैं, तो अब यहाँ पर पुट करते हैं एफ डैश एक्स में इसको पुट करते हैं। तो एफ डैश यहाँ है तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसमें आप क्या करेंगे, इसको डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब फिर से उसको डिफ्रेंशिएट करें, अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ डैश डबल डैश एक्स हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पर ये माइनस पहले से है, और जैसे 1/x का डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो -1/x² हो जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ पहले से -1 है तो यहाँ 2 है ना, तो वो ऊपर चला जाएगा। तो हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा -2 उससे एक पावर अधिक x³ हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस प्लस बन गया, तो यहाँ हो जाएगा 2/x³ हो जाएगा। यानी सीधा सीधा आप ऐसा समझिए कि डबल डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपका इतना आया, डबल डिफ्रेंशिएट करने के बाद 2/x³ आया। अब इसमें उसको पुट करना है और देखना है कि इसका वैल्यू आपका 0 से बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है। तो इसका वैल्यू अब कितना हो रहा है उस चीज़ को देखना है। तो अब सबसे पहले अब हम पुट करते हैं x बराबर 1, दोनों आया है तो लिखते हैं x बराबर 1। तो इसको पुट कीजिए एफ डैश डबल एक्स में, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/1 का क्यूब। तो ये हो जाएगा आपका 2 आया। तो ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 में क्या होता है, हरास मान होता है, सॉरी हरास मान नहीं, ये वर्धमान मैक्सिमम मिनिमम होता है। तो ये होता है जब ग्रेटर देन 0 होता है एफ डैश डबल एक्स का वैल्यू, तो ये होता है मिनिमम वैल्यू देता है, ये मिनिमम वैल्यू दिया। चलिए अब इसको क्या करते हैं, एफ डैश अब 2 लेते हैं, x इक्वल टू सॉरी 2 नहीं -1 लेते हैं, क्योंकि 2 वैल्यू आया था ना, प्लस एक बार माइनस। तो एफ डैश डबल एक्स के में यहाँ पर आप क्या लेते हैं, -1 लेते हैं। तो यहाँ 2 डबल डिफ्रेंशिएट होने के बाद उसमें वैल्यू पुट करते हैं, इसमें पुट करेंगे तो आपका हो जाएगा -1 का क्यूब। तो हो जाएगा 2 आपका -1 ही हो जाएगा, तो -2 ही आया। ये हो गया आपका ग्रेटर लेस देन 0। तो ये आपका अगर इसमें आपका डबल डिफ्रेंशिएट करने के बाद उसका वैल्यू अगर लेस देन होता है तो ये आपको मैक्सिमम वैल्यू देता है। क्या देता है, मैक्सिमम वैल्यू। तो आपको अब ये चीज़ देखना है कि आपको पूछा क्या है, मैक्सिमम वैल्यू को मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू पूछा उच्चतम मान, देख सकते हैं आपको पूछा है मैक्सिमम वैल्यू उच्चतम मान पूछा है। तो उच्चतम मान कब हुआ, उच्चतम मान आपका जब हुआ लेस देन होता है। तो उच्चतम मान कब हुआ, -1 में। अब इस -1 को अब वहाँ क्या करना, उच्चतम मान पूछा है कितना होगा। अब इस -1 को क्या कीजिए, एफ एक्स में जाकर के पुट कर दीजिए। तो एफ एक्स में पुट कीजिए तो एफ एक्स का वैल्यू कितना है, एफ एक्स का वैल्यू है x + 1/x। तो ये आपका पुट कर देंगे तो हो जाएगा -1, फिर यहाँ +/1 -1। तो फाइनली रूप से -1, यहाँ -1 हुआ। तो ये आपका हो जाएगा -2, ये हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा। यानी आपका मैक्सिमम वैल्यू जो हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू आपका इसमें
-2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू आपका -2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि फलन इतना दिया, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ उसमें पूछा है न्यूनतम मान। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ उसमें पूछा है न्यूनतम मान। तो न्यूनतम मान आपका आप तुरंत उसमें निकाले तो न्यूनतम मान कब हुआ, न्यूनतम मान आपका हुआ x बराबर 1 पर। तो x बराबर 1 पर हुआ तो 1 आपको क्या कीजिए, इस फलन में 1 का वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ पर क्या कीजिए, f(x) का वैल्यू में 1 रख दीजिए। तो 1 यानी x + 1/x में आपको 1 रख दीजिए। तो 1 + 1/1 यहाँ पर हुआ था आपका न्यूनतम मान। तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। तो यही आपका ऑप्शन नंबर आपका इज राइट आंसर। आपका टोटल 40 का 40 प्रश्न पूरा डिटेल के साथ हल कर दिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छी तरह से हम समझा पाए। यदि उसमें भी कहीं आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला मॉडल सेट में आप लोगों को वो क्लियर कर देंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप लोग इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए कि आप लोगों को ये कैसा लगा। देखिए आप लोग इस वीडियो को आप लोग शेयर भी कर दीजिए और आप लोग एक कमेंट भी कीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत भी लगता है। चलिए आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।